अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम आपकी किताब का चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, अब बारी है उस चीज़ की कि हम उसको देखें कि उसका इतलाक़ किन किन जगहों पे हो रहा है। आप जानते हैं कि जब भी हम कोई साइंटिफिक फिनोमिना पढ़ते हैं, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी पढ़ते हैं, तो उसके साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि हम उस साइंटिफिक फिनोमिना को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपनी बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बात तो आपने सुनी होगी कि जो स्टीम इंजन है ये किस तरह से बनाया गया। ये स्टीम इंजन स्टीम की मदद से बनाया गया। जिस साइंसदान ने स्टीम इंजन बनाया उसके पीछे जो थ्योरी थी वो ये थी कि जब वो घर पे बैठा एक स्टीम यानी कि केतली को देख रहा था, तो उसने देखा कि उससे जो स्टीम पैदा हो रही है, तो उस स्टीम से जो केतली के ऊपर रखा ढक्कन है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो मूव कर रहा है, यानी जो एनर्जी उस स्टीम के पास है उसने उस असूल को मद्देनज़र रखते हुए उसको जहाँ पे यूज़ किया वो स्टीम इंजन में इस्तेमाल किया। तो आज हमने चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से अपना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये भी जानते हैं कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई फ़ायदा है तो उसका कोई ना कोई नुकसान भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से जो नुकसानात हैं या जो ख़तरात हैं उससे हम वो भी पढ़ेंगे। तो बग़ैर ताख़ीर के आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतलाक़, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज़ किन किन जगहों पे है। अगर आप फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं किसी भी जगह पे, तो जो डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी हो के निकलता है उसके अंदर भी जो असूल कार फरमा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असूल होता है। साथ ही साथ जो प्रिंटर होते हैं ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूलों पे काम कर रहे होते हैं। अब हम ये फ़ोटोकॉपियर मशीन और प्रिंटर को तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। इसको आप पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन अपनी अगली क्लासों में। तो अभी आपके कोर्स का जो हिस्सा है वो है दो बड़ी अहम एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और उनमें से जो पहली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। नाम में काम छुपा है। एयर का मतलब हवा, क्लीनर का मतलब साफ़ करना, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, इस आले के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल इस्तेमाल हो रहे हैं वो यही हैं कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करेंगे और मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को कशिश करेंगे, और इन्हीं असूलों पे काम करते हुए हवा इर्द गिर्द की साफ़ की जा सकती है। स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि सांस की बीमारी में मुब्तला होते हैं या हवा में मौजूद ज़र्रात से उनको एलर्जी होती है, उनके लिए ये आला बनाया गया है। ये आला करता क्या है? ये आला कमरे में मौजूद या इर्द गिर्द माहौल में मौजूद हवा के ज़र्रात को ख़त्म करता है, उसको साफ़ कर देता है। स्टूडेंट्स, किस तरह से साफ़ करेगा? तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी असम्बली आपके सामने बना दी है, और साथ ही साथ बुक वाली डायग्राम भी आप स्क्रीन पे लगी देख सकते हैं। इसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? पहले तो ये दो वाल्व होंगे कि जिनके ज़रिए हवा अंदर दाखिल होगी, इसको हम इनलेट भी कह सकते हैं, और वो वाला पॉइंट जहाँ से साफ़ हवा बाहर निकलेगी उसको हम आउटलेट कहेंगे। साथ आपको ये दो दीवारें नज़र आ रही हैं, दो बार नज़र आ रही हैं। ये समझ लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर की दीवारें हैं, और दरमियान में एक जाली पड़ी हुई है जिसे हम एयर गोज़ के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये एयर गोज़ को इब्तदाई तौर पे इसको हम पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, यानी इसकी हर साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज किस तरह से देंगे? ये चार्जिंग करने के तरीक़ों में हम पढ़ चुके, उनमें से कोई सा भी तरीका इस्तेमाल करके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक गैस को पॉजिटिव चार्ज दिया जा सकता है। अब होगा क्या कि जैसे ही हवा के पार्टिकल इस इनलेट से ऊपर की जानिब आएंगे, ये सामने एयर गैस से टकराएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हवा के जो पार्टिकल्स हैं, हवा के जो छोटे छोटे से ज़र्रात हैं, ये इब्तदाई तौर पे न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ये है कि जितने इनमें पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। अब जैसे ही ये पॉजिटिवली चार्ज्ड
एयर गॉज से टकराएंगे तो आप जानते हैं कि चार्जिंग करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। उनमें से एक तरीका फ्रिक्शन है, एक इंडक्शन है और एक कंडक्शन है। अब चूंकि यहाँ पे हवा के ज़रात गुजरते हुए इस चार्ज्ड एयर गॉज से टच करेंगे, इसको फिजिकली मस करेंगे, तो इसको टच करने की वजह से यहाँ पे कंडक्शन होगी और इस कंडक्शन की वजह से ये जो एयर पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे उन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। अब हमने इस एयर गैस के दाएं और बाईं साइड पे जो दीवारें हैं, इन दीवारों को नेगेटिव चार्ज दिया होता है। स्टूडेंट्स, अब ये नेगेटिव चार्ज देने के पीछे क्या वजह छुपी हुई है, चलें अभी इसको देख लेते हैं। ये जैसे ही एयर पार्टिकल इस मैश से टकराएंगे, इस जाली से टकराएंगे, टकराने के बाद इन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिवली चार्ज हवा के ज़रात को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ये अपनी तरफ खींचेगा तो वो वाले पार्टिकल्स अब दीवार के साथ चिपक जाएंगे। अब होगा क्या कि जो हवा के आलूदा ज़रात इस एयर क्लीनर के अंदर दाखिल हुए, अब जैसे ही वो दाखिल हुए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूलों की वजह से वो इस दीवार के साथ चिपक गए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर की, और जैसे ही चिपक जाएंगे तो मज़ीद जो बाहर हवा निकल रही होगी वो बिल्कुल साफ़ हवा निकल रही होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनर को इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूलों पे बनाया और उसकी मदद से एक आलूदा हवा को हमने साफ़ हवा के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इससे जो एलर्जिक पर्सन होगा वो अब सांस लेने में दुश्वारी भी महसूस नहीं करेगा और ना ही इसको सांस लेने में कोई मसला होगा। अब कुछ अरसे के बाद या कुछ टाइम के बाद ये जो दीवारें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर की, इसको निकाल के धो लें। धोने से क्या होगा कि जो आलूदा हवा के ज़रात इसके साथ चिपक गए हैं वो धुल के साफ़ हो जाएंगे और ये दोबारा से वो आलूदा हवा को दोबारा से प्योरीफाई यानी कि साफ़ करता रहेगा। ना सिर्फ इसकी ये एप्लीकेशन है, इसकी एक एप्लीकेशन मजीद है जिसको हम स्प्रे पेंटिंग का नाम देते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग का भी नाम दिया जाता है। तो चलें पहले उसकी हेडिंग लिख देते हैं, फिर देखते हैं कि वो काम किस तरह से करती है। ये ले जी, मैंने आपके सामने नाम लिख दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग स्टूडेंट्स, ये वाली जो टेक्निक है ये अमूमन गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों में इस्तेमाल की जाती है। इसमें होगा क्या, आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब भी नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो उसकी जो सरफेस है, उसकी जो सतह है, इंतहाई चमकदार पॉलिश होती है और वो बिल्कुल स्मूथ होती है, हमवार होती। अगर आप उस पर हाथ फेरें तो आपको किसी भी किस्म की ढलक महसूस नहीं होती। ऐसा क्यों है? इस वजह से है उसको जिस तरह से पेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं स्प्रे पेंटिंग, और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूलों को इस्तेमाल करते हुए स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग का। स्टूडेंट्स, इसमें होगा क्या, ये डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको एक कार नज़र आ रही है जो कि लटकाई गई है किसी भी मटीरियल की मदद से, ताकि हम उसे लटका के आसानी के साथ पेंट कर सकें। आप एक शख्स भी देख रहे हैं जिसके हाथ में एक स्प्रे गन है और वो स्प्रे गन की आगे आपको एक बिल्कुल तंग सा सुराख दिखाई दे रहा है जिसे हम नोज़ल का नाम देंगे। उस नोज़ल से किस तरह से पेंट निकलेगा और किस तरह से जाके ये गाड़ी पे चिपटेगा, इसको हम अभी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इब्तदाई तौर पे हम गाड़ी की सरफेस को चार्ज देंगे नेगेटिव, कोई भी चार्ज हो सकता है, आप पॉजिटिव भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी किताब ने जिस तरह से समझाया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उसको बिल्कुल उसी तरह से समझाऊं। इब्तदाई तौर पे गाड़ी की बॉडी को जो चार्ज दिया जाएगा वो होगा नेगेटिव। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कार की बॉडी को जो चार्ज दिया जाएगा वो होगा नेगेटिव। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो गन है, गन के आगे जो नोज़ल है उसको मुखालिफ चार्ज देंगे, यानी कि जो गन का नोज़ल होगा उसको मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूंगा।
स्टूडेंट जैसे ही मैंने कार की बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया, नोजल को पॉजिटिव चार्ज दिया, होगा क्या, जैसे ही मैं गन का जो ट्रिगर है उसको दबाऊंगा तो ट्रिगर दबाने से पेंट जैसे ही नोजल से निकलेगा, अब चूंकि नोजल पे चार्ज है पॉजिटिव, तो जो भी पेंट का कतरा वहां से निकलेगा वो भी फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाएगा और पेंट के कतरे के ऊपर जो चार्ज आएगा वो होगा पॉजिटिव। अब आप जानते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को कशिश करेंगे। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव के साथ स्टिक कर गया तो उसकी मदद से होगा क्या कि चार्ज उसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप ये भी देख सकते हैं कि नोजल से निकलते हुए चार्जेस एक ही तरफ नहीं निकल रहे बल्कि हर डायरेक्शन में निकल रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के असूल कार फरमा हैं। किस तरह से कि जैसे कि जो भी पेंट का कतरा निकलेगा उसके ऊपर जो चार्ज है वो होगा हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं कि हमेशा एक दूसरे को दफा करेगा, और दफा करने की वजह से आप देख सकते हैं कि चार्ज हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं निकल रहा बल्कि वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में डिस्पर्स हो गया है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में बट गया है। तो जिसकी वजह से जो पाउडर है, जो स्प्रे है, वो एक ही जगह पे जाके नहीं होगी बल्कि कार की हर सतह पे जाके इवनली कोटिंग होती चली जाएगी। यह सवाल भी हो सकता है कि जो पेंट एक दफ़ा पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर चला गया तो हो सकता है दूसरा उसका कोट यानी कि दूसरी तय भी उसके ऊपर जाके चढ़ जाए, जिसकी वजह से किसी जगह पे वो जो चार्ज है वो ज़्यादा जाके लग जाए, पेंट ज़्यादा लग जाए, और किसी जगह पे पेंट की मिकदार थोड़ी सी कम हो जाए। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इस वजह से नहीं होता कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके एक तय बना गया तो अब मज़ीद आने वाले पॉजिटिव चार्ज को वो दफ़ा करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का असूल है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। अब जैसे ही वो उसको दफ़ा करेगा तो मज़ीद आने वाली जो लेयर है वो उसको रिपेल करेगी, जिसकी वजह से सिर्फ एक इवनली कोट हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म सी कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो कार की बॉडी है उसके ऊपर जो पेंट आ गया वो लंबे अरसे के लिए भी चलेगा और साथ ही साथ ये बहुत पायदार भी होगा। इसके फ़वाइद ये हैं कि ये एक बहुत मौसर तरीका है, इस पे ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती और साथ ही साथ ये लंबे अरसे तक भी चलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग है इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स ना सिर्फ इसके फ़वाइद हैं बल्कि इसके कुछ ख़तरात भी हैं। तो चलें मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जो ख़तरात हैं वो क्या हैं। चलें यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं, जो मेन हेडिंग है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के खतरात। आप जानते हैं कि हर ऐसी चीज़ जिसका कोई ना कोई फ़ायदा है, आपको कोई ना कोई फ़वाइद पहुंच रहे हैं उससे, तो उससे कुछ ना कुछ नुकसानात भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहला ख़तरा जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो है लाइटनिंग यानी कि बिजली का गरजना या बिजली का चमकना, जिसे हम आसमानी बिजली भी कहते हैं। आपने आसमानी बिजली बहुत दफ़ा देखी होगी, अगर नहीं देखी तो चलें मैं स्क्रीन पे आपको दिखाई भी देखता हूँ। ये जो आसमानी बिजली आप स्क्रीन पे गरजती या कड़कती देख रहे हैं, ये आसमानी बिजली जिस वजह से पैदा होती है उसके पीछे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल कार फरमा हैं। ये किस वजह से पैदा होती है? हम जानते हैं कि ये जो बिजली आप देख रहे हैं ये किस वजह से पैदा होती है, इसके पीछे भी जो वजूहात हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक असूलों की वजह से हैं, यानी कि इसके पीछे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के असूल कार फरमा है। आप देख सकते हैं कि जब कोई भी बिजली की कड़क पैदा होती है, बिजली की गरज पैदा होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा आपको साउंड भी सुनाई देता है। आप जानते हैं इसमें कितनी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स? इसमें एक बोल्ट में आपको अगर मैं बता दूं कि जो आसमानी बिजली का एक बोल्ट है उसके अंदर एनर्जी की मिकदार कितनी है? 1000 मेगा जाउल, यानी कि 1000 के आगे मैं 6 सिफरें और लगा दूं तो उतने जाउल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक बोल्ट में होती है। और ये आप जानते हैं कि एनर्जी की मिकदार कितनी ज़्यादा है। अगर इतनी एनर्जी की मिकदार लूं और मैं एक केतली में पानी लूं तो इतनी एनर्जी से मैं उस केतली में मौजूद
पानी को बग़ैर किसी रुकावट के 2 हफ्तों तक उसको बॉयल कर सकता हूँ। अगर ये मिसाल भी समझ नहीं आई तो ये समझ लें कि अगर मैं इतनी एनर्जी चाहता हूँ तो इतनी एनर्जी के लिए मैं अगर इंसानी रिसोर्सेज से ये इतनी एनर्जी पैदा कर सकूँ तो उसके लिए मुझे तकरीबन 10 की ताकत 7 यानी कि 1 करोड़ बल्ब लेने पड़ेंगे और उस बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट होनी चाहिए। उससे जो बिजली पैदा होगी उसकी जो एनर्जी होगी वो 1000 मेगा जूल से या तो बराबर होगी या उससे कम होगी। तो आप देख सकते हैं कि इस आसमानी बिजली में कितनी एनर्जी ज़ख़ीरा होती है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है। और यही वजह है कि जब इतनी एनर्जी वाली ये आसमानी बिजली किसी ज़मीन पे किसी जगह पे गिरे या कहीं आसमान पे गिरे या किसी इमारत पे गिरे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही पैदा करती है। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है अब ये किस तरह से पैदा होगी। आप देख सकते हैं कि ज़मीन पे मौजूद जब गर्म हवा ऊपर की जानिब जाएगी, चूँकि ऊपर की जानिब टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर की जानिब जाती जाएगी, ऊपर जाते जाते ये हवा में मौजूद कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करती जाएगी। अब जैसे जैसे ये मज़ीद ऊपर चलते जाएंगे, टेम्परेचर में कमी की सूरत में ये वाटर वेपर डेंस होते जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे होते जाएंगे और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऊपर जाते जाते टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स मिल के एक आइस क्लाउड बना देते हैं, यानी बर्फ़ का एक बादल बना देंगे। स्टूडेंट्स, अमूमी तौर पे क्या होता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाते जा रहे हैं ये पानी के वेपर्स इकट्ठे करते जा रहे हैं और जैसे ही ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पे एक थंडर क्लाउड बना देंगे, यानी कि एक ऐसा बादल बना देंगे जिससे आसमानी बिजली पैदा हो। अब ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो बादल हैं, ये आपस में भी रगड़ खाते जाएंगे और साथ ही साथ मौजूद हवा के साथ भी ये रगड़ खाते जाएंगे और रगड़ की वजह से आप जानते हैं कि चार्जेस पैदा होते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक ये जो बादल है, समझ लें फ़र्ज़ करें कि ये बादल ए है, ये बादल इसको मैंने ए का नाम दे दिया। इस बादल ए को चूंकि ये रगड़ खा रहा है दूसरे बादलों के साथ भी और हवा के साथ भी, तो फ़र्ज़ करें इसके ऊपर चार्जेस आ गए। फ़र्ज़ करें इसकी टॉप सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ गए और इसकी बॉटम सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब जितने भी क्लाउड्स आते चले जाएंगे जो इसके नीचे होंगे उनके ऊपर भी चार्जेस इसी तरह से मौजूद होंगे। स्टूडेंट चलें, मैं फ़र्ज़ करें एक दूसरा क्लाउड भी ले लेता हूँ, दूसरा बादल भी ले लेता हूँ और उस बादल को फ़र्ज़ करें मैं बी का नाम दे देता हूँ। चलें, मैंने यहाँ पे इस बादल को बी का नाम दे दिया और इसके ऊपर भी मैंने बताया कि चार्जेस उसी तरह से आ जाएंगे कि इसकी ऊपर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी नीचे वाली सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इसके नीचे मज़ीद बादलों की अगर लेयर्स हैं तो उन पे भी चार्जेस की मिकदार यही होगी। समझाने के लिए सिर्फ 2 बादल ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब नीचे है जी ज़मीन। अब ज़मीन की सतह के ऊपर जो चार्ज आएगा वो चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे हैरान होने वाली बात यह है कि ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आ गया, क्यों ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप जानते हैं, आपने एक फिनोमिना पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन का होता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी कि एक चार्ज की मौजूदगी की वजह से दूसरी बॉडी पे उतना ही लेकिन ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है सबसे निचले वाले बादल की बॉटम सरफेस के ऊपर, तो ज़मीन की जो सरफेस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो जैसे ही ये कशिश करते करते एक दूसरे के करीब आएंगे और जैसे ही ये चार्जेस आयोनाइज होंगे, उस आयोनाइजेशन की वजह से एक बिजली की कड़क दिखाई देगी। अगर तो वो आसमान ही एक दूसरे के साथ चार्जेस मिल के आयोनाइज हो रहे हैं कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ गया तो ये आसमानी बिजली कहलाएगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज डिफ्यूज़ होके इस ग्राउंड तक पहुंच गया तो अब वो आसमानी बिजली ज़मीन पे गिर जाएगी और जिस जगह पे गिरेगी वहाँ पे तबाही फैला देगी। अगर तो वो किसी इमारत पे गिरी है तो इमारत को इस कदर नुकसान पहुंचाएगी कि आपने अक्सर देखा होगा कि उस इमारत में मौजूद जो ईंटें हैं वो भी टूट जाती हैं, और अगर ये किसी दरख्त पे गिरे तो दरख्त को भी दरमियान से चीर देती है, और अगर किसी इंसान पे
खुदा ना खास्ता गिर जाए तो फर्टेलिटी कोज हो सकती है, जिससे इंसान अपनी जान भी गंवा सकता है। और अगर किसी ऐसी जगह पे गिरे जहाँ पे बहुत नाजुक सामान पड़ा है, यानी ऐसा सामान पड़ा है कि जिसको आग लग सकती है, तो अगर तो उस जगह पे गिरे तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा तबाही का अंदेशा है। अब ये आसमानी बिजली के इतने ख़तरनाक नुकसानात हैं, तो अब अगर ये आसमानी बिजली किसी इमारत पे गिरेगी तो लाजमी तौर पे इमारत के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनका जानी नुकसान भी हो सकता है, और उस इमारत के गिरने की वजह से माली नुकसान भी हो सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन इमारतों को आसमानी बिजली से किस तरह से बचाया जा सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम जिस आले का इस्तेमाल करते हैं उसको लाइटनिंग कंडक्टर का नाम दिया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि इमारतों को आसमानी बिजली के नुकसानात से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं कि लाइटनिंग कंडक्टर्स का मकसद क्या है, और फिर आप लिखेंगे कि लाइटनिंग कंडक्टर्स का मकसद हवा में मौजूद नेगेटिव चार्जेस के लिए एक मुस्तकिल रास्ता फराहम करना है कि जिससे इनकी कसीर तादाद इमारत की चोटी से ज़मीन में मुंतकिल हो जाती है। इस तरह से आसमानी बिजली के दौरान होने वाली अचानक डिस्चार्जिंग के नतीजे में मुमकिना हादसात को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से आप आसमानी बिजली से पैदा होने वाले जो ख़तरात हैं उससे इमारतों को बचा सकते हैं। और उसके लिए आपने देखा जिस आले का हम इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर का। स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये आसमानी बिजली ख़तरा है या नुकसान है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, बल्कि एक दूसरा नुकसान भी है जिसको हम नाम देते हैं आग लगना या धमाका होना। चलें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसका जो दूसरा ख़तरा है वो है आग या धमाका। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर पेट्रोल पंप पे जब आप जाते हैं तो आपने एक साइन देखा होगा कुछ इस तरह से, जो कि कहता है कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन्स। ये जो साइन है, ये जो अलामत है यहाँ पे जहाँ पे कह रहा है कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन्स, के अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, ये क्यों कह रहा है? इसकी वजह दोबारा से इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि रगड़ की वजह से चार्जेस पैदा होते हैं। आप जानते हैं कि जैसे ही पेट्रोल नोज़ल से डाला जा रहा होता है तो पेट्रोल के कुछ ज़र्रात हवा में मौजूद हो जाते हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोल एक वोलेटाइल माया है। वोलेटाइल का मतलब यह है कि हवा में आसानी के साथ फैल जाता है, हवा में बुखारात की सूरत में ये फैल जाता है। अब अगर किसी जगह पे चार्ज और आ गया, फ़र्ज़ करें आपकी गाड़ी में रगड़ की वजह से या मोबाइल में किसी तरह से चार्ज आ गया और चार्ज डिस्चार्ज होते हुए कोई स्पार्क प्रोड्यूस कर गया, एक शोला प्रोड्यूस कर गया, तो चूँकि जो पेट्रोल है या केरोसिन ऑयल है ये बहुत ज़्यादा आग को पकड़ने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं फ्लेमेबल है। जैसे ही ये आग की हल्की सी चिंगारी को भी अगर पकड़ लेगा तो उससे वो पेट्रोल पंप पूरे का पूरा एक धमाके की वजह से उड़ सकता है, जिससे ना सिर्फ माली नुकसान होगा बल्कि जानी नुकसान होने का भी ख़तरा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पेट्रोल पंप के ऊपर जाएँ तो एहतियात लाजमी बरतें। एक तो अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, नंबर 2 एहतियात ये बरतें कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, अपनी गाड़ी में जो बैठे हैं, उसमें रगड़ भी कम से कम पैदा करें, ताकि जो चार्ज, क्योंकि रगड़ की वजह से चार्ज पैदा होता है, चार्ज अगर डिस्चार्ज होते हुए कोई चिंगारी या कोई स्पार्क छोड़ गया तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा है। और तो स्टूडेंट्स, ये ना सिर्फ छोटी गाड़ियों में, आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि ट्रक के पीछे या जो
ऑयल टैंकर्स होते हैं उसके पीछे एक जंजीर लटक रही होती है। ये जंजीर का लटकना किस बात की निशानदही करता है? आप जानते हैं कि जब गाड़ी मूव कर रही है तो मूव करते करते हवा के साथ वो रगड़ खा रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर ये चार्ज अनचार्ज होते हुए यानी कि डिस्चार्ज होते हुए कोई स्पार्क छोड़ गया तो अगर तो उसके अंदर ऑयल है, और ऑयल मैं बता चुका कि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है यानी आग को पकड़ने वाला है, तो इससे वो ट्रक के अंदर जितना भी साजो सामान पड़ा हुआ है वो सारे का सारा जल के राख हो जाएगा और ट्रक के ऊपर भी वो आग का असर छोड़ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए ये जो जंजीर लटकाई जाती है, ये जंजीर लटकाने का मकसद ये होता है कि उसकी सतह के ऊपर जितना भी चार्ज आ गया है वो इस जंजीर के थ्रू होता हुआ ज़मीन की तरफ मुंतकिल हो जाए। वो जो जंजीर है वो ज़मीन के साथ जब जब टच होगी, जब जब ज़मीन के साथ रगड़ खाएगी, तो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आने पे, उसके साथ मस होने पे उस ट्रक के ऊपर का जो चार्ज है वो सारा के सारा ज़मीन को मुंतकिल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये गाड़ियों में बल्कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें चार्जेस को किस तरह से ज़मीन की तरफ मुंतकिल करवाया जाएगा, उधर तो आपने नहीं देखा कि किसी भी जहाज़ के साथ जंजीर लटकी हो, तो फिर किस तरह से चार्ज ज़मीन की तरफ मुंतकिल किया जा सकता है। अगर ये चार्ज मुंतकिल ना हो ज़मीन को तो अल्लाह ना करे किसी जगह पे स्पार्क प्रोड्यूस हो गया फ़्लाइट के दरमियान, तो जहाज़ पूरे का पूरा क्रैश कर सकता है। तो अब जैसे ही वो हवा के साथ रगड़ खाता जाएगा पूरी फ़्लाइट के दरमियान, तो जहाज़ की बॉडी के ऊपर एक चार्ज जमा होना शुरू हो गया। अब जैसे ही जहाज़ रनवे पे लैंड करता है तो जैसे ही वो उसके जो टायर हैं वो ज़मीन के साथ टच होंगे, तो टच होते ही वो जहाज़ की सतह का जितना भी चार्ज है वो सारे का सारा ज़मीन की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इस ज़मीन के अंदर चार्ज की मुंतकिली की वजह से ये डिस्चार्ज हो जाएगा और आप बहुत बड़ी फर्टिलिटी से, बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। आज के लेक्चर की जितनी भी डिस्कशन थी वो सारी की सारी हम ख़त्म कर आए हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के फ़वाइद क्या क्या हैं। हमने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से किस किस्म के ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो इस जगह पे हम इस चैप्टर को थ्योरेटिकली बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। अब अगर हम थ्योरेटिकली ख़त्म कर रहे हैं तो क्या अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई? जी नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे एक सवाल किया था और सवाल का जवाब अभी देना बाकी है। मैंने सवाल ये किया था कि कैपेसिटर्स जो होते हैं, जो चार्ज स्टोर करने के लिए आला इस्तेमाल किया जाता है, वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह गुजरने की इजाज़त देता है, लेकिन डायरेक्ट करंट को वो गुजरने की इजाज़त नहीं देता। ऐसा क्यों है? चलें ये समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर है स्टूडेंट्स, और इस कैपेसिटर को मैंने किसी डीसी सोर्स यानी कि डीसी सोर्स को आप एक सेल या बैटरी तस्वुर कर लें, ये एक डीसी सोर्स होता है। अब जैसे ही इसको मैंने डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, डीसी सोर्स का एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव, आप जानते हैं कि जैसे ही ये न्यूट्रल, आप जानते हैं कि चूंकि ये कैपेसिटर की जो दोनों प्लेटें हैं ये न्यूट्रल होती हैं, तो न्यूट्रल होने की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट पे मौजूद नेगेटिव चार्जेस को अपनी जानिब खींचेगा और जहाँ से जैसे ही यहाँ से नेगेटिव चार्जेस निकल जाएंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो नेगेटिव चार्ज इधर से होता हुआ इस प्लेट पर चला जाएगा और ये अमल चलता जाएगा, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको यह बताया था कि ये चार्जिंग का अमल उस वक्त तक चलता जाएगा जब तक इन दो प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ना हो जाए। अब होगा क्या, अब जैसे ही इन प्लेटों के ऊपर उतना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जितना कि इस बैटरी का है, तो मज़ीद चार्जेस यहाँ पे नहीं स्टोर होंगे, मज़ीद चार्जेस स्टोर भी नहीं होंगे और अब ये चार्जेस जो इस सरफेस पे आ गए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकते। यानी आप कह सकते हैं कि इस सूरत हाल में अब कैपेसिटर एक ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। ओपन स्विच की तरह काम करने का मतलब ये है कि इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं करेगा। अब अगर करंट ही पास नहीं कर रहा तो हमारा कैपेसिटर किस काम का, क्योंकि हम तो यहाँ इसको चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमें चार्जेस की ज़रूरत पड़े हम उससे चार्जेस ले सकें। अब ये चार्जेस को मूव ही नहीं करवा सकता, तो अब ये किस काम का? तो इसका मतलब ये है कि अब कैपेसिटर डायरेक्ट करंट के ऊपर काम नहीं करेगा। अब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ इसको अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में,
तो वो किस तरह से होगा, ये देखें 2 प्लेटें आ गई कैपेसिटर की, दोनों के साथ मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स को जोड़ना है और अल्टरनेटिंग सोर्स को स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से जाहिर किया जाता है। अल्टरनेटिंग सोर्स का अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसे करंट को कहेंगे कि जिसकी डायरेक्शन और जिसकी पोलैरिटी एक ख़ास लम्हे के बाद तब्दील हो जाए। ख़ास लम्हे के बाद तब्दील होने का मतलब यह है कि फ़र्ज़ करें पहले ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कोई ख़ास लम्हा गुजरेगा तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल। अब कहानी क्या होगी कि फ़र्ज़ करें अभी ये ऊपर वाली कहानी चल रही है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब होगा क्या कि अगर अल्टरनेटिंग सोर्स का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो जिस तरह से ऊपर बिहेव किया था इसने बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे ही ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, तो अब ये वाले पॉजिटिव चार्जेस इधर से होते हुए इस जानिब पहुंचने की कोशिश करेंगे और ये वाले नेगेटिव चार्जेस इधर से होते हुए इस जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब चार्जेस की मूवमेंट होना शुरू हो गई कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही चार्जेस मूव हुए तो आप करंट किसी भी चीज़ के अंदर स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि करंट चार्जेस की एक जगह से दूसरी जगह हिजरत को कहते हैं। तो यही वो वजह है कि जिसकी वजह से कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को इस्तेमाल नहीं करते अपनी वर्किंग में, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एसी करंट को ही इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब चलते हैं उन MCQs की तरफ जिससे हमारे आज के पढ़े हुए आर्टिकल्स में मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतलाक़ हमने 2 फ़वाइद के लिए किया। एक को नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर का और दूसरे को नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर स्प्रे पेंटिंग का। और इन फ़वाइद के साथ साथ हमने इसके 2 नुकसानात भी देख लिए, जिसमें से पहला था आसमानी बिजली और दूसरा था आग या धमाका। और इन ख़तरात से निमटने के लिए मैंने एहतियाती तदाबीर भी आपको बता दी। आज हमने थ्योरेटिकली इस चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर के MCQs देखेंगे। उसके लिए एक छोटी सी टिप दे रहा हूँ आपको, छोटी सी सजेशन दे रहा हूँ। मेरा वो लेक्चर सुनने से पहले आप वो MCQs घर से सॉल्व करें, उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि जब मैं वो MCQs आपको समझा रहा हूँ तो आप अपने दिए गए जवाबात से मेरे जवाबात मैच करें। अगर तो वो ठीक हो गए तो बहुत अच्छे, और अगर कोई गलती आ जाए तो आप अपनी उस गलती को ठीक कर लीजिएगा और उसको आइंदा वक्त के लिए फिर याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।